Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So let's start our class. लास्ट क्लास में हमने पोलराइजेशन थोड़ी बहुत स्टार्ट की थी हमने कि पोलराइजेशन क्या है। और यानी हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उस फील्ड की जो एनर्जी है वो अगर उस मटेरियल की आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम है तो फिर पोलराइजेशन होगी, और अगर ज़्यादा है तो फिर आयनाइजेशन होगी। सही। और आयनाइजेशन का इनडायरेक्टली मतलब है कंडक्शन होना, और कंडक्शन का मतलब है कि किसी भी इंसुलेटर का ब्रेक डाउन हो जाना है। सही, यानी उसका फेलियर होना। ओके, सो पोलराइजेशन के टाइप्स आज हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइप है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ठीक है, इनके सम को हम टोटल पोलराइजेशन कहते हैं। सही। अब जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन अकर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ positively charged nucleus and negatively charged electrons in opposite direction when an external electric field is applied, and thereby a dipole moment is created in the dielectric। मतलब ये है कि अब अगर हमने फॉर एग्जांपल ये ओके, फिलहाल हम कोई वो फील्ड नहीं रखते फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सही है। और ये उसका है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होते हैं, और ये है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब हमने फील्ड में नहीं रखा तब उसकी कोई डायपोल मोमेंट नहीं। सही। मगर जब हमने इसको उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, तो तब ये एलोंगेट हो जाएगा, यानी फिर इससे ये इस तरह बन जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, और ये है माइनस। सो अब ये एलोंगेट हो जाएगा। इस एलोंगेशन को डायपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। सही है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस को। सो यानी ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, so this type of polarization in which the electron and the proton are separated due to the influence of the external electric field, this is called what? Electronic polarization। सही। अच्छा, आयनिक पोलराइजेशन में जो आयनिक क्रिस्टल्स होती हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग, वो उसमें चेंज आता है, वो मूवमेंट करता है। अब इन्होंने एग्जांपल दी है NaCl की, सोडियम क्लोराइड जो नमक है। सही, वो आपको पता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है, और Na उसमें पॉजिटिव आयन और Cl उसमें नेगेटिव आयन होता है, और इन दोनों के बीच बॉन्डिंग होती है। सो अब फिगर से आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये फिगर, तो जब हमने फील्ड में नहीं रखा, सही है, तब ये सिचुएशन ए, और जब हमने फील्ड में रखा बी, इसमें ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एरो का ये मतलब है कि ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। सही। सो आप देख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है उसकी स्पेस सेम है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये Cl नेगेटिव Cl को शो कर रहा है, और ये प्लस जो है ये Na को, ये फिर Cl, ये फिर Na, इस तरह ये वाला जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके, ये स्पेस आप बॉन्डिंग का देख रहे हैं, ये सेम है। अब हमने इनके जो सेंट्रल पॉइंट है इससे हमने डॉटेड लाइन इस तरह वो किए ताकि आप लोगों को रेफरेंस का पता लगे, यानी इनकी मूवमेंट का पता लगे कि ये मूवमेंट किस साइड पे हुई है, तो सेंटर से आप लोगों को आसानी से पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्लोरीन है नेगेटिव है, तो ये ज़ाहिर बात है ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। सही, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये पॉजिटिव है, ये इससे रिपेल होगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये वाला साइड। सही, तो आप देख सकते हैं कि देखिए पहले इसका सेंटर इस पॉइंट पे था, यानी ये। ठीक है, अब ये थोड़ा इस साइड पे मूव हो गया, यानी इसका सेंटर यहाँ पे है। तो देखिए इतनी मूवमेंट इसमें आ गई है
इसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये पोलराइज हो रहा है, इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ इसने अट्रैक्ट किया। अच्छा, अब अगर आप ये बॉन्डिंग को इन्होंने ये इस तरह के एक स्प्रिंग टाइप शेप से रिप्रेजेंट किया है ताकि आप लोगों को आसानी से पता लगे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पेसिंग है। अगर यहाँ पे एलोंगेशन हुई है, ये इस साइड पे है। अच्छा, अब इसको देखिए इसका सेंटर यहाँ पे था। अब देखिए इस डॉटेड लाइन भी ये ऊपर वाला सेंटर और इस साइड पे ये, ठीक है। और अब इसका सेंटर ये है, तो यानी इतनी मूवमेंट इसकी भी हुई है और इसकी भी हुई। इसकी इस नेगेटिव क्लोरीन की लेफ्ट साइड पे हुई है और जो सोडियम है इसकी राइट साइड पे हुई है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तब भी ये इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। सो इसमें हुई है कंप्रेशन, ठीक है। देखिए ये इस साइड पे सेंटर इसका ये है, पहले इसका सेंटर इस डॉटेड पॉइंट पे था। तो अब यहाँ पे देखिए कंप्रेशन शो हुआ है क्योंकि इस साइड से भी आया है, ठीक है, राइट साइड पे, और ये लेफ्ट साइड पे गया है, सही है। सो यहाँ पे बॉन्डिंग को कंप्रेशन से इसलिए शो किया है ताकि आप लोगों को पता लगे कि कुछ मूवमेंट हुई है, सही। ये एलोंगेशन, ये फिर कंप्रेशन, ये एलोंगेशन, सही। सो विदाउट फील्ड ये सिचुएशन थी और इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ये हो गई है, ठीक है। सो इस टाइप ऑफ पोलराइजेशन को हम क्या कहते हैं? आयनिक पोलराइजेशन। यानी जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग होती है, अगर आप इसमें डायपोल मोमेंट को या पोलराइजेशन को की डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो फिर हम इसको यानी क्या कहेंगे? आयनिक पोलराइजेशन कहेंगे, सही। ये पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी है, सही। ओके, अब ओरिएंटेशन पोलराइजेशन इसमें ये होता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक वो है, ठीक है, जिसमें बॉन्डिंग होती है। सो इसमें जो भी एंगल होगा वो एंगल एज इट इज़ रहेगा, वो बरकरार रहेगा, उस एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 109.5 है, यानी वाटर की एग्ज़ाम्पल मैंने दी है, और ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। सो पोलराइजेशन इसकी जो होगी वो इसमें यही होगा कि इसकी मूवमेंट रोटेशन होगी, इसकी इसको ओरिएंटेशन यानी रोटेशन टाइप मूवमेंट उसकी होगी। एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा कि ये एच इधर चला गया और ये एच इधर चला गया, इस तरह कुछ नहीं। ये एज ए होल रोटेट होगा, यानी ये इस तरह हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा, इस तरह कोई भी शेप्स ये कर सकते, मगर एंगल रिमेन द सेम थ्रू आउट। एंगल विल नेवर बी चेंज्ड। अगर फील्ड में नहीं रखा तब भी 109.5, अगर फील्ड में रखा तब भी 109.5, नो चेंज एट ऑल। ओके, अब याद है कि ये देखिए अब इसकी इन्हें HCl की एग्जांपल दी है, ठीक है। HCl में कितनी डिग्री है? 180 डिग्री होती है। कितनी डिग्री है यहाँ पे? 180 डिग्री, यानी ये है, आप ये देख सकते हैं। ये जो एरोहेड साइड है दिस इज H, और जो टेल साइड है दिस इज Cl फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जब फील्ड में नहीं रखी, सही, पी एवरेज ज़ीरो है, यानी पोलराइजेशन ओवरऑल, यानी अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इस वजह से ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें कोई भी नहीं होगा। फील्ड तभी बनता है जब सारे के सारे पॉजिटिव एक साइड पे हो जाएं, सारे के सारे नेगेटिव दूसरे साइड पे हो जाएं। अब ये देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इस डायरेक्शन में है, ये उस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये ऊपर की तरफ है। तो रैंडम वो है, ठीक है, स्कैटर्ड है, तो पी एवरेज इनका ज़ीरो है। तो ये नहीं, ये फील्ड में नहीं लगा। अब जब हमने फील्ड में रख लिया है, ठीक है, तो अब आप देखिए ई, सही। सो ई की डायरेक्शन ये है, तो इट मीन्स कि दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट और यहाँ पे नेगेटिव है। सो अब आप देखेंगे कि एरोहेड क्या है? एच है ना, ठीक है। एच किसकी साइड पे जाएंगे? इस साइड पे आएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव। और नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो जो टेल है वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। सो
असल में इनका इस तरह होना चाहिए, ये आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो है वो इस तरह है, HCl की जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो इस तरह होनी चाहिए। ये वाला साइड पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव फील्ड, और ये वाला साइड नेगेटिव फील्ड। तो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव वो हुई, ठीक है, एक्यूमुलेट हुई, और यहाँ पे नेगेटिव, इस साइड पर नेगेटिव एक्यूमुलेट हुई। तो अगर आप देखिए तो इनका अपना एक फील्ड बन जाता है। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, वो तो ये है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मगर ये जब पोलराइज हुई तो आफ्टर पोलराइजेशन इट क्रिएट्स इट्स इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अलाइनमेंट। ये अलाइन हुए हैं, तो यही इसका भी यही मतलब है कि ये जिस तरह ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, दिस इज एक्सटर्नल। सिमिलरली नाउ दिस इज a negatively charged plate and these are the negatively charged plate and these are the positive charged plate। मगर आप देख सकते हैं कि इनका इसका जो इंटरनल फील्ड है वो इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, एक्सटर्नल की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इंटरनल की भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मगर इसका पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। सो दीज टू आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चूँकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की अलाइनमेंट हुई है, तो इस वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि वो इंटरनल से ज़्यादा होगा। सो ई टोटल जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, सही। सो नेट जो होगा वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आएगा। यहाँ पे जो ये देखिए, ये इसकी रोटेशन को टॉर्क से इन्होंने शो किया है कि ये एक टर्निंग इफेक्ट है। ये नहीं होगा कि अब ये पहले इस तरह था और अब ये इनमें 90 डिग्री बन जाएगा, नहीं, इस तरह की नहीं होगी, एज ए होल ये रोटेट करें। अगर वाटर की एग्जांपल लें तो और भी आसान हो जाएगा। ये वाटर की एग्जांपल है, इसमें एंगल फिक्स है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये रैंडमली स्कैटर्ड है, ये ऑक्सीजन को शो कर रहा है, और ये जो दो पॉजिटिव हैं ये हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं, यानी H2O है ना, तो H इसमें दो हैं, ठीक है, और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, और इनकी जो बॉन्डिंग है वो कुछ यूँ है, सही। अब जब हमने ये ए है विदाउट फील्ड, सही, और जब हमने इसको फील्ड में रखा तो अब आप देख सकते हैं ये वाला देखिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो नेगेटिव यानी ऑक्सीजन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, सो ये जो हाइड्रोजन है ये इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एंगल वही का वही रहा, एंगल चेंज नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड व्हाट, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। सो हमने पढ़ा कौन सा, पहला वाला जो था electronic polarization, the second ionic polarization, and the third is orientation polarization, ठीक। नेट जो पोलराइजेशन है वो यानी अगर इस किसी में तीनों हो तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन और डायपोल पोलराइजेशन, या इसको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो अल्फा ई, अल्फा आई और अल्फा डी। अल्फा क्या है, दिस इज पोलराइजिबिलिटी, मटेरियल कांस्टेंट, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, बी डी टी, ठीक है, पोलराइजिबिलिटी। So polarizability for electronic polarization is alpha E, or for ionic is alpha I, और for dipolar या orientation is alpha D। So नेट जो होगा इन तीनों का सम अप होगा, सही। अच्छा, ये इसको पोलराइजेशन को, पोलराइजिबिलिटी को इस तरह भी, यानी आप नेट पोलराइजेशन को इस तरह भी शो करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल P इज इक्वल टू P1, यानी एक मॉलिक्यूल से जो होता है, अब इसका P1, इसमें जो पोलराइजेशन हुई इसको P1 कहते हैं, इसको P2, ये वाला P3, ये वाला P4।
सो नेट जो होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 पर जितने में वो होंगे डायपोल्स होंगे वो सारे के सारे पोलराइज हो जाएंगे। तो n इसमें अगर वो हैं डायपोल्स हैं तो अप टू Pn जाएगा। तो इसको मैं समेशन में इस तरह लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू समेशन Pi वेयर I अप्रोचेस फ्रॉम 1 अप टू n, ठीक। और इसका जो यूनिट होगा वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, ये देखें पहला जो इक्वेशन है वो ये क्या शो कर रहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E मीन्स greater is the polarizability, greater is the electric field applied, greater is chance of polarizability, ठीक है। तो जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन होगा, उतना जो है पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। सही। इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो परमिटिविटी एंड एक्स ई क्या है, इसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी द मीडियम बिटवीन the medium between the plates, ठीक है। this is susceptibility। also xe is equal to xr minus 1। वो किस तरह, देखिए xe और एप्सिलॉन r के बीच रिलेशन जो है वो ये है, x कहते हैं या xe कहते हैं, बाज़ बुक्स ने इसको s का है, बाज़ ने xe का, एक ही बात है, ठीक है। xe और रिलेटिव परमिटिविटी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि जब हमने कैपेसिटर का पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको यानी वो बताया था कि एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर है। सही। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। तो ये भी वैक्यूम वाला है, ठीक। तो इसका तो है ही 1, तो इसके साथ जो भी होगा, यानी फॉर एग्जांपल इसका है 1.2, तो ओवरऑल हो जाएगा 1 × 1.2। इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उससे वही ही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, और x और इसके बीच जो रिलेशनशिप है वो ये है, x इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1, सही। या एप्सिलॉन r इज इक्वल टू x प्लस 1, ये भी आप कह सकते हैं। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। और अगर आपको x की वैल्यू वो है तो फिर आप एप्सिलॉन r, अगर टेबल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एप्सिलॉन r के लिए, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, 1 से माइनस कर दें, इससे आप x की वैल्यू आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो रिलेशनशिप है वो है D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इन दोनों में आप लोग वो करें, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines of force passing through a unit area, this is called what, electric flux density। इसमें एरिया का होना ज़रूरी है। अच्छा, अब D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, सही। यानी एप्सिलॉन है, आप लोगों ने ये मैक्सवेल इक्वेशन में भी पढ़ा होगा, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, या एप्सिलॉन के बजाय आप एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, सही। सो एप्सिलॉन आर के बजाय आप ये रिलेशन अगर आप पुट कर लें तो डी को आप इन टर्म ऑफ एक्स किस तरह होगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक्स प्लस 1, इसके बजाय एक्स प्लस 1 लिखा, इंटू ई। अब ये ब्रैकेट को वो करें, सॉल्व करें, तो ई और एप्सिलॉन नॉट को एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करें और ई एप्सिलॉन नॉट को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें। तो जब ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो रिलेशनशिप है ये ऑलरेडी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, दिस इज इक्वल टू पी, पोलराइजेशन, ठीक है। सो पी यहाँ पे पी लिखा, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड पी, सही। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी के बारे में ये देखिए, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज ए डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, constant that indicate the degree of polarization of a dielectric material in response to an electric applied electric field, ठीक है। कितनी उसमें होगी मकदार की पोलराइजेशन होगी, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन और द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसको शो करता है, ठीक है। वैक्यूम के केस में, इन केस ऑफ वैक्यूम
जो है मटेरियल कोई नहीं होता तो एक्स ई की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम अगर एक्स ई की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो इससे क्या आएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी ना, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वन, जो कि बात सही है क्योंकि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आती है, वन ही आती है। ठीक है, इस वजह से वैक्यूम के केस में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू वन होती है और एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है क्योंकि उसमें कोई पोलराइजेशन फिर नहीं होती। वैक्यूम में कोई कोई चीज़ होती नहीं जो पोलराइज हो सके, तो इस वजह देयर इज़ नो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, नो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इन केस ऑफ वैक्यूम, सो एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये रिलेशन ठीक भी आता है क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए वन होती है। सही। Polarizability is the ability to form instantaneous dipoles, which is the property of matter. मैटर मटेरियल की जो है कोई जो है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को 30 केवी पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करता हूँ तो उसमें किसी और किस्म की पोलराइजेशन हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल दूसरा मटेरियल है, मैं उस पर भी मैं 30 केवी पर सेंटीमीटर फील्ड अप्लाई करता हूँ, मगर उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा हो गई। अब आप कहेंगे कि दोनों में तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम अप्लाई की, फिर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन दोनों की डिफरेंट क्यों है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मटेरियल मैटर। सही। पोलराइजिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द एवरेज पोलराइजेशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितनी यानी एक एक को मिला के, यानी एक मैंने आपको बताया इससे एक पोलराइजेशन ये ठीक है, सो एवरेज एवरेज कितने, दिस सम ऑफ दिस पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय एन, यही एवरेज होता है ना। आप एवरेज मार्क्स किस तरह वो कैलकुलेट करते हैं, इंग्लिश में इतने आए, मैथ्स में इतने आए, उर्दू में इतने आए, इस्लामिक में डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसी तरह ये नंबर ऑफ डायपोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 होगा फिर, क्योंकि 4 मैंने एग्जाम्पल लिया तो एन इज 4 होगा। तो एवरेज इस तरह फाइंड होगा, पोलराइजिबिलिटी इज इक्वल टू पी एवरेज ओवर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इन दोनों का रेशियो है। अच्छा, हमने यहाँ पे ये किया था एप्सिलॉन आर माइनस वन से, तो वो यहाँ पे इसका एक किस्म का प्रूफ है, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स ई। तो ये भी हमने पढ़ा था इसका इससे पहले रिलेशन। ठीक है, सो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स के बजाय एप्सिलॉन आर माइनस वन पुट करते हैं, ये भी हमें पता है, एक्स के बजाय एप्सिलॉन आर माइनस वन किया ई। सही है। नाउ P एवरेज इक्वल टू P ओवर एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ डायपोल्स। P एवरेज मैंने अभी एवरेज का तरीका आपको यहाँ पे बताया ना कि ये एवरेज का तरीका होता है, पोलराइजेशन। ठीक है, P1 प्लस P2 P3 जितने भी हैं, टोटल पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डायपोल्स। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो P इक्वल टू P एवरेज ओवर इनटू n आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर लें तो P के बजाय में P एवरेज इंटू n इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस वन, ये सही। अच्छा, फिर आप E को भी इधर डिवाइड करें और एप्सिलॉन नॉट को इधर डिवाइड करें तो एप्सिलॉन आर माइनस वन बराबर आ जाएगा P एवरेज n ओवर एप्सिलॉन E एप्सिलॉन नॉट। लेट P एवरेज और E, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ पे, अल्फा की डेफिनेशन P एवरेज और E है, तो यहाँ पे भी आप P एवरेज और E इज इक्वल टू अल्फा इन पोलराइजिबिलिटी, तो इसमें वैल्यू पुट करें, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा n और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस वन। सही। अगर आप इससे एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वन दोनों साइड पे वो करें, ऐड कर दें, तो वन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू अल्फा n और एप्सिलॉन नॉट प्लस वन। सही, ये आ गया एप्सिलॉन आर की वैल्यू। अब जो अल्फा है पोलराइजिबिलिटी, ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी पोलराइजेशन, इसको हम एप्सिलॉन ई कहेंगे, इसको एप्सिलॉन आई कहेंगे, इसको एप्सिलॉन डी कहेंगे। सही। तो नेट जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा डी, इनका समेशन जो है वो अल्फा आता है। अगर एक उसमें जो है मुख्तलिफ पोलराइजेशन होती हैं तो फिर उसकी भी रिलेशनशिप होगा। अच्छा, कैपेसिटेंस और पोलराइजेशन का क्या आपस में रिलेशनशिप है,
तो वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डी का भी मैंने आपको बताया कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई। सही। अच्छा, अब ये देखिए, डी हमें पता है चार्ज अप्लाइड ऑन यूनिट चार्जेस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। मैंने अभी इसकी डेफिनेशन ही बताई थी, चार्जेस फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट एरिया। सो क्यू ओवर ए, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट भी है डी का। सही। सो क्यू और ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई। सही। इससे ई को आप वो करें तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को दोनों साइड पर डिवाइड कर दें, तो क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें। ये अभी हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसमें पुट करें, कहाँ पे ई की वैल्यू यहाँ से लें और यहाँ पे पुट करें। सो पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एक्स और ई की बजाय ये सारा कुछ लिख किया। अच्छा, अब हमने असल में सी को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि कैपेसिटेंस और पोलराइजेशन का रिलेशन देखना है। तो सी आपको पता है कि इसके बराबर है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के और ए ओवर डी। क्या मतलब हुआ? मतलब जब इफेक्टिव एरिया प्लेट्स का ज़्यादा होगा तब कैपेसिटेंस की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है यानी चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगे। और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, जितने वो सेपरेशन ज़्यादा होती जाएगी उतनी कैपेसिटेंस कम होती जाएगी, यानी इनमें सेपरेशन ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस कम, यानी कैपेसिटेंस कम होगी, चार्ज एबिलिटी कम होगी। अब इसमें सेपरेशन कम है तो चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगे, तो इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई ओवर डी। सही। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर डी नहीं है तो अगर डी हम इंट्रोड्यूस करें तो सी आसानी से इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो डी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डी को डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए हम मैथमेटिकली इसको हम डी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यों डी को मल्टीप्लाई किया और ये डी को डिवाइड किया, क्योंकि हमें ज़रूरत है डी की। ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ये अपनी जगह पे। सही। अब सी इसको देखें, ये सी के बराबर है, तो यहाँ हमारे पास डी ऊपर है और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए यहाँ पे ये नीचे हैं। तो ये अगर सी के बराबर है तो ये अगर उल्टा करेंगे तो ये 1 ओवर सी के बराबर आ जाएगा। डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ये सारा कुछ ये असल में 1 ओवर सी के बराबर है। तो ये इसलिए यहाँ पे मैंने सी को डिवाइड में लिखा है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। डी को देखिए नीचे डी रह गया है तो डी लिख लिया। सही है। और epsilon naught x क्यों ये लिखे, so that is the relation between the polarization and the capacitance. ठीक है, so that was all about the polarization and its type. ठीक है, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, फिर हम लाइन चार्जेस पढ़ेंगे, फिर हम रिंग चार्जेस का पढ़ेंगे। सही। सो हम ये फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, और फ़िलहाल जो है हम यानी क्या करते हैं कि पॉइंट चार्ज का आज हम पढ़ लेंगे, फिर लाइन चार्जेस और रिंग चार्जेस का हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सही। सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सही। एनी क्वेश्चन? ओके। सो ये आप लोग देख लें, ये मैं वीडियो अपलोड भी कर लूँगा। सही है आप लोगों को?